आवाज विशेष। इस बार आवाज विशेष के विशेषता में ये विशेषता है कि हम इतिहास के उन पन्नों को छू रहे हैं। ये दरमियान 100 साल पुरानी बात है कि एक महिला अपने दम पर अपने पूरे के पूरे सोसाइटी को जब धर्म शिक्षा के आड़े आता था, उन्होंने स्कूल की नींव रखी। जाई भाई चौधरी, ये नाम पूरे भारत में प्रचलित नाम है। आज हम उसी स्कूल के जो संचालक हैं उनसे हम बात करते हैं। सर, आपका स्वागत है। आचार्य सुधाकर चौधरी, ये जो नाम है ये अलग अलग क्षेत्र में पारंगत है। ये रिसर्च के दृष्टिकोण से नए नए चीज़ें रचते हैं और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपनी बातों को दुनिया के आगे पेश करते हैं। जानते हैं कि आज उनके गुलदस्ते में दर्शकों के लिए क्या है। सर, हम देखते हैं कि एक स्कूल का एक एकेडमिशियन होने के साथ साथ आप सम्राट अशोका से लेके तो चाहे खजुराहो रहे, नालंदा रहे, विक्रमशिला रहे, अभी आप वड़ू बुद्रुक जाके आए, आप विदेशों में भी शेयर करते हैं। आपने आर्कियोलॉजी का स्टडी किया। आप एक अलग तरीके से एक नज़रिया जनता के सामने पेश करते हैं। तो हमने जो पढ़ा है सर, इतिहास के जो किताबों में हमने पढ़ा है कि स्वर्णिम भारत की जो रचयिता है जैसे सम्राट अशोक, उनका हिंदू कुश से लेके सोमालिया तक और वहाँ से लेके तो जापान, चाइना और ये पूरा का पूरा एशिया सिल्क रोड से होता होता, तो जो सम्राट अशोक का जो ये एरिया है, इस चीज़ों को जो दर्शन में सर आपने अपने जीवन कला में किस तरीके से इसको लिया सर? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। तो दोस्तों, आज के युवा पीढ़ी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जिंदगी जिए तो कैसे जिए। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ आइडियल्स होना चाहिए। आज विज्ञान का युग है, कंप्यूटर का युग है, अंधश्रद्धा बाजू में है। ऐसे समय हमारे युवा पीढ़ी से बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो दोस्तों, भारत का इतिहास एक भूलभुलैया है और गुमनामी के अंधेरे में खोई हुई वो विशाल स्वर्णिम संस्कृति आज हमारे सामने है, क्योंकि अंग्रेज ब्रिटिशों के शासन में भारत में अनुसंधान का युग आरंभ हुआ। पढ़ाई शुरू हुई, स्कूलें खुली, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, ये शायद उन्होंने अपने लिए भी किया हो, मगर हमारे देश के हित में था। हम भारत के लोग नहीं जानते थे कि हमारी बड़ी संस्कृति है क्या। जब उत्खनन हुआ तो हमने देखा कि मोहनजोदारो से एक प्रगत संस्कृति इस देश में थी, जो बाद में शाक्य संघ के हुए। और यहाँ के जो नागा लोग थे, द्रविडियन नागा थे, नागपुर नागा लोगों के बस्ती, उन्होंने एक बहुत बड़ा कल्चरल आंदोलन खड़ा किया और उनके शासक थे सिद्धार्थ गौतम। सम्यक संबुद्धि प्राप्ति के बाद उन्होंने संपूर्ण भारत में शिक्षा का प्रचार किया। उन्होंने किसी धर्म की स्थापना नहीं की। उन्होंने सुखी जीवन की राह, दुख से मुक्ति की राह, अष्टांग मार्ग के देशना दी। आप देखेंगे कि एक रास्ता है, वो रास्ते से सब जाते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई। रास्ता तो रास्ता है भाई। तो आप देखेंगे कि धर्म एक रास्ता था और उसे भारत के सब लोगों ने अपनाया, केवल भारत के नहीं, पाश्चात्य देशों के। सर, ऐसा क्या हुआ, क्या क्या यानी जैसा आपने हड़प्पा का जिक्र किया, हम माया सभ्यता का भी पढ़ते हैं। मेसोपोटामिया का पूरा जो बेल्ट है ये प्रगत बेल्ट था। हम इंका के बारे में पढ़ते हैं, हम साउथ अफ्रीका के कल्चर के बारे में पढ़ते हैं। हमको ये भी जानकारी मिलती है कि मिस्र से सम्राट अशोक की जो पत्नी थी वो मिस्र से थी, जिनका नाम देवी था। तो ये जो प्रगति थी, ये जो प्रगतिशीलता थी, ऐसा क्या हो गया है इस संस्कृति को कि हम फिर से घास फूस के झोपड़ियों में चले गए, फिर से हम यानी देवालयों में चले गए, विद्यालय छोड़ के। हमने संकिशा छोड़ दिया, हमने नालंदा छोड़ दिया, हमने विक्रमशिला छोड़ दिया, हमने अजंता और एलोरा का ये पूरा जंगलों में डाल दिया। ऐसा क्या हो गया भारत के इस भूभाग को जिसने पूरे एशिया को लाइट दिया?
ऐसा क्या लगता है आपको, इसके पीछे क्या षड्यंत्र हुआ? एक निसर्ग का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, उसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, कार्य कारण भाव। अगर कुछ भी होता है तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण से कुछ नहीं होता। हमारे देश में अगर प्राचीन इतिहास देखा जाए तो जो सुबलपाइन टोलियां थी बाहर से आई, उन्होंने खुद के स्वार्थ के लिए यहाँ के लोगों को गुलामी नहीं किया, उनकी पढ़ाई, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक गुलामी, वैचारिक गुलामी पैदा किया। इसके पीछे की क्या वजह थी सर? इसकी वजह था कि वो हम पर राज करना चाहते थे, कि वो डरते थे उनकी बुद्धि क्षमता से। हाँ, उनको पता था कि द्रविडियन नागा संस्कृति की स्त्रियां बहुत बहुत बुद्धिमान है, कला में पारंगत है, और ये हमें यहाँ राज नहीं करने देगी। इसलिए उन्होंने उसको गुलाम किया, और वहीं से, जहाँ से वैदिक संस्कृति आई, वहाँ से स्त्री को गुलाम किया गया। फिर वो किसी भी समाज की हो। अच्छा, तो यानी ये जो स्वर्णिम युग था, हम तारा का जिक्र करते हैं, बोधिसत्व तारा का हम देखते हैं, पद्म संभवा हो गए हैं हमारे से। यानी हम संस्कृति में उन महान महान अरहत भिक्खु भिक्खुणियों का जिक्र सुनते हैं। आम्रपाली है, भद्रकाचायनी में जाएंगे तो वो वहाँ की थेरी मिलती है। ये जो थेरिया हुई, ये जो थेरिया हुई, और बाद में हम थोड़ा सा मॉडर्न युग की तरफ आते हैं तो यहाँ सावित्री माई मिलती है हमको, फातिमा शेख मिलती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जाई बाई जो स्कूल से आप चलाते हैं, उनका भी एक भारत को भारत बनाने में, भारत को गणराज्य बनाने में उनका भी काफ़ी योगदान रहा। तो ये जो आज जो स्त्री का हालत आप देखते हैं कि हम दिल्ली में देखते हैं निर्भया कांड हो रहा है, या मणिपुर की घटना आपने देख ली, तो ये जो संस्कृति का जो सर दावपेच चल रहा है, इसका निवारण आप किस तरीके से देखते हैं, एक आचार्य होने के नाते? इसका निवारण सम्यक संबुद्ध ने दिया है। हमारा जो ब्रेन है ये एक सुपर कंप्यूटर है, और ये इंद्रिय, जो पंच इंद्रिय है, इससे जो भी हम लोग देखते हैं वो हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है, और ये जो रिकॉर्डेड मेमोरी है इसे संस्कार कहते हैं। क्या हुआ कि जो भिक्षु थे उनकी कत्ल हो गई, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज थे वो जला दी गई, और इस प्रकार से जिस सोच से अच्छे संस्कार बनते हैं उन्हें नष्ट कर दिया। अब आप सोचेंगे कि एक बड़ा विहार है, उस पर वो जमीन में कैसे चले गया। मैं आर्कियोलॉजी की स्टडी करता था, बौद्ध संस्कृति एवं ध्यान साधना पर मेरा रिसर्च है, 20 साल लगे। तो मैंने देखा कि उस जमाने में इन नादान लोगों ने हम भारतवासियों को कहा कि पानी में कुछ ये मिला दो तो बीमारियां चालू हो जाती थी, और अंधविश्वास पैदा किया। और बताइए, जो टेकड़ी दिख रही इसको बुझा दो। हजारों लोगों ने इस विहारों को बुझा दिया। आप मंदसौर जाएंगे तो मंदसौर की टेकड़ी पर के नीचे बहुत बड़ा विहार है। अच्छा, ऐसे कम से कम 3000 विहार होंगे, और 84,000 स्तूप है हमारे देश में। अच्छा सर, आप एक इतिहास के छात्र हैं, इतिहास में अनुसंधान करते हैं आप, साथ ही साथ आप नृत्य कला को भी बारीकी से समझते हैं। आपने जितने भी कथक के घराने हैं या भरतनाट्यम को आपने नज़दीक से समझा है। जो राग है उसके ऊपर आपकी पढ़ाई है, वो भाव के ऊपर आपने पढ़ाई किया, ताल के ऊपर आपने पढ़ाई किया। तो ये जो है, इसका बुद्धिज्म के साथ किस तरीके से नाता आप देखते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है सर। तो दोस्तों, बुद्धिज्म संकारा की बातें करते हैं। सभ्य संकारा अनिच्छाति यदा पय्यानुपस्सति अथ निपन्नति दुखे ये समग्रो विसुद्ध्या। इसका मतलब होता है कि सारे संस्कार अनित्य बदले जा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, यदा पय्यानुपस्सति, अगर विजडम से हम उसे जानते हैं, प्रज्ञा मीन्स विजडम, अथ निपन्नति दुखे, धीरे धीरे हमारा दुख कम होते जाता है। ये समग्रो विसुद्ध्या, चित्त शुद्ध हो जाता है। आप सोचिए कि हम भारत के लोगों ने ये रास्ता अपनाया तो भारत तो फिर से स्वर्णिम बन सकता है, और ये बना सकता है हमारी नई पीढ़ी, अगर हम उन्हें सही संस्कार दें। तो इसीलिए जो संस्कारों से बनी वो संस्कृति थी। अगर भगवान बुद्ध ने एक सूत्र दिया,
उसे कहते हैं अनुलोम प्रत्युत्तर समुत्पाद। अविद्या, अज्ञान हमारे दुख का कारण है। अज्ञान से बनता है संस्कार, संसार से बनता है, संस्कारों से बनता है मन, मन से नाम रूप। इस प्रकार से हम दुख तक के ये कहते हैं। और उसे सुधारने का दूसरा रास्ता है, उसको बोलते हैं पटेलों प्रत्युत्तर समुत्पाद, कि हम जब जग जाते हैं और दुख का बोध करते हैं तो हम लोग दुख मुक्ति के मार्ग से चलते दुख मुक्त हो जाते हैं। अब मुझे बताइए, कौन किस धर्म का आदमी है जो सुखी नहीं होना चाहता? सही सही है सर। सब सुख चाहते हैं। अज्ञान की वजह से हम सुखी नहीं हो रहे। बस इस अज्ञान को दूर करने का एक बहुत अच्छा जरिया था शिक्षा। शिक्षा, जैसे शिक्षा की आप बात करते हैं, Yes. तो आप खुद एक आचार्य सुधाकर चौधरी खुद एक स्कूल चलाते हैं। तो इसकी जो इतिहास की नींव है सर, हम देखते हैं अजंता है, एलोरा है, उसके बाद हम अलग अलग विश्वविद्यालय की बात करते हैं, अमरावती विश्वविद्यालय है, संकीशा है, नालंदा विश्वविद्यालय है। अच्छा। इनमें जो पढ़ाई होती थी, तक्षशिला है। तो जो जाईबाई ज्ञानपीठ है अभी जो आप चला रहे हैं, 1920 में जो जाईबाई चौधरी ने उनकी नींव रखी, तो ये जो विश्वविद्यालय है इनकी पढ़ाई और आपके जो आपका जो पूरा का पूरा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, इसमें क्या समानताएं देखते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न, धन्यवाद। दोस्तों, मैंने जो शिक्षा पद्धति में अनुसंधान किया वो बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति है। वो नालंदा में थे, वो तक्षशिला में थे, मगर वो केव्स में भी थी। शिल्पकला एक शिक्षा है, संगीत एक शिक्षा है, नृत्य एक शिक्षा है, यहां तक कि खाना पकाना सब एक शिक्षा है। और ये शिक्षा से बनते हैं हमारे संस्कार। अगर शिक्षा सही ढंग की हुई तो संस्कार सही हो गए, और संस्कारों से हमारे बनते हैं विचार। तो इसलिए बुद्ध कहते हैं सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कर्मांतो। इसका अर्थ हुआ कि किसी चीज को अच्छे से समझ लें और संकल्प कर ले कि हम इसे समझ लेते हैं। आज की युवा पीढ़ी को जरूरत है कि वो संकल्प करें कि हम किसी चीज को अच्छे से समझ लें। अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो विचारों का आंदोलन होता है, और उन विचारों से हमारा कर्म होता है, और वही हमारी आजीवन बन जाती है। तो मैंने अभिधम्म पिटक पढ़ा है। इट इज अ माइक्रोएनालिटिकल स्टडी ऑफ माइंड। 152 बेसिक इंस्टिंक्ट्स की स्टडी है, जबकि हमारा ये जो है मनोविज्ञान वो 17 से 22 बेसिक इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात करता है। मुझे काफ़ी साल लगे, 8 साल लगे अभिधम्म पिटक के लिए। तो मैंने देखा, मैं डांस की तरफ इसलिए झुका कि डांस एक समाधि है, डांस एक ज्ञान है जो ब्रेन को होशियार करता है। मैंने अपने बच्चे को डांस पढ़ाया कि जिस तरीके से 1920 में जाईबाई चौधरी ने ये सारी जो बात हम कर रहे हैं, सम्राट अशोका, फातिमा शेख या सावित्रीबाई फुले, इन सबको, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको प्रेरणा लेके जो स्कूल की रचना की, तो उस वक्त का जो सामाजिक संरचना थी, पुरुषों को तो छोड़िए, स्त्रियों का तो, स्त्री और पुरुषों का जो यानी इतना विरोधाभास था। स्त्रियों को तो शिक्षा से दूर रखा गया। जो व्यवस्था बनी थी सामाजिक, यानी ये जो पीरियड था, उस वक्त भी जाईबाई चौधरी ने इस तरीके से स्कूल चलाई बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट से। इसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना आपका जो हमारे दर्शकों को बता पाए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा सर। प्रिय दर्शक, हम भारत के लोग अगर एक अच्छा भारत बनाना चाहते हैं तो हमारे सामने कुछ आदर्श होने चाहिए, और वो आदर्श जाईबाई के सामने थे। बाबा साहब अम्बेडकर जब प्रदेश से आए, उन्होंने स्त्री मुक्ति आंदोलन की शुरुआत की, सामाजिक मुक्ति के आंदोलन की शुरुआत की। अब सामाजिक मुक्ति कैसे होगी? वैचारिक विचारों से। इसलिए बाबा साहब ने इस समाज को विचार दिया। गांधी जी भी थे, स्वतंत्रता का आंदोलन था, उन्होंने राजनीतिक अधिकार हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस को मिले, इसके लिए आंदोलन छेड़ा था। और हम सब चाहते थे कि हमारा देश स्वतंत्र हो। जाईबाई स्वतंत्रता आंदोलन में थी। अच्छा। हाँ जी। और नेहरू जी,
अच्छा, तात्याजी वजलवार, उसी चीज की प्रेरणा लेके उनके सुपुत्र सेकंड वर्ल्ड वॉर तक चले जी गए, हाँ, यानी डिक्टेटरशिप के खिलाफ खड़े हो गए, खेला। उन्होंने अपने देश के लिए लड़े। मेरे पिताजी जो सेकंड वर्ल्ड में मित्र राष्ट्रों की तरफ से। अपने देश के लिए लड़े। क्यों? क्योंकि देश के लोगों की जिम्मेदारी तो हमारे सैनिकों पे है और वो देश से प्यार करते थे। जैसे जैसे एक छोटा सा दायरा नहीं है, देश बड़ा बड़ा है। हम भारत के लोग सब भाई भाई हैं, फिर वो किसी भी मजहब के हो, और इसी को मानवता कहते हैं। इस मानवता के सूत्र को बाबा साहब ने जाईबाई को दिया और फिर रामास्वामी पेरियार जैसे बड़े बड़े लोग ये प्रेरणा स्थान थे। हम देखते हैं सर, जैसे देश के जो हालात है कि राष्ट्रभक्ति के भी अलग अलग दोहरे मापदंड है जी। अगर से कुछ शक्तियां हैं जिन्होंने वो बोलते हैं कि हम ही राष्ट्रभक्त है, पर आप जो जिस तरीके से 100 साल का इतिहास बता रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो दैनिक पेपर्स है, जो न्यूज़पेपर है या मीडिया के अलग अलग माध्यम है, ये कहीं ना कहीं दोहरा चरित्र रखते हैं? अब क्या हो गया भाई कि बिक गया वो खरीदार हो नहीं सकता। तो बिक गए जब, ये मीडिया बहुत स्ट्रांग है, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देश को बदल सकता है, लेकिन उनको मानवता की राह पकड़नी पड़ेगी जो जाईबाई ने 1920 में पकड़ी थी। ओबीसी, एससी, एसटी सब समाज की स्त्रियां को उन्होंने पढ़ाने की कोशिश की। आपको मालूम नहीं कि उस टाइम में अगर कोई स्त्री या डिप्रेस्ड आदमी पढ़ने की कोशिश की तो उसको सजा होती थी, मानसिक और शारीरिक यातना। यानी उस वक्त में जब महिला परिषद कर पाना, यानी सामाजिक संरचना इतनी ज्यादा डरावनी है, उस वक्त इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति कर पाना, इतनी बड़ी महिला कॉन्फ्रेंस कर पाना, वो भी बाबा साहब के नेतृत्व में, विदर्भ में जाईबाई के नेतृत्व में। उसको लगने वाला जो पैसा था सर, या उसमें लगने वाला जो डेकोरेशन था, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे, कुछ अनटोल्ड स्टोरी जो आप बता पाए हमारे दर्शकों को, तो उनको भी प्रेरणा मिले। बहुत अच्छे। तो एक बात बड़ी महत्वपूर्ण आपने पूछी है कि आर्थिक जो साइड थे वो इतनी कमजोर होने के बावजूद इतना बड़ा आंदोलन कैसे क्या खड़ा हुआ। तो एक छोटा सा इंस्टेंस मैं बताऊं कि जाईबाई ने जब स्कूल खोले पैसा ही नहीं था उसके पास। ये जो सर महिला परिषद हुई, यहाँ पे कहाँ किस किस प्रांत से लोग आए थे? सारे देश से आए थे। तो इनका मैनेजमेंट, इनको रुकने की व्यवस्था, इनकी खाने की व्यवस्था, ये कैसा हो पाया? महिलाओं ने कैसा कर पाया? बहुत अच्छा प्रश्न है। उस टाइम में क्या था कि बाबा साहब की एक प्रेरणा थी सामाजिक आंदोलन की, सब जुड़ गए थे। वहां पे काम बांटा नहीं जाता था, लोग आकर काम करते थे। जैसे अभी बाहर की स्त्रियां आई तो जाईबाई जाकर रोटियां बनाने में शरीक हो गई। इस प्रकार शैन धीरे धीरे लोगों के दिमाग से वो जातीयता की दीवारें गिरती गई। अच्छा। और हम लोग एक होते गए। मगर हमारा राष्ट्र एक होना चाहिए। जाईबाई का जो दृष्टिकोण था वो राष्ट्र था, वो कोई एक विशिष्ट तबका नहीं था। अच्छा। इसीलिए सब समाज के लोग स्कूल में आना लगे। अब क्या होता था कि स्कूल जा नहीं सकते थे, क्यों? तो जाईबाई ने खोज की, अच्छा वो सवेरे से उठते हैं और काम करती हैं और फिर बाद में माँ के साथ में खेत पे जाती हैं, फिर आती है तो घर में काम करते हैं, तो पढ़ाई नहीं करेंगे। तो जाईबाई तो कवियत्री थी, गाती थी भी, तो वो जाती थी रात को बस्तियों में, लड़कियों को जमा करती थी, अच्छे अच्छे गीत कविताएं उनका श्रृंगार करते थे। बड़े खुश हुए थे बच्चे। और जब औरतें भी जमा हो जाती थी तब बाबा साहब ने बताए हुई शिक्षा नीति का वो उन्हें प्रवचन देते थे। और एक ही बात है कि हमें कोई बचा सकता है तो शिक्षण लेना कितना जरूरी है। और वो बताते थे, देखिए बाबा साहब बाहर गए तो कितने बड़े हो गए और कितने लोग गए, तो देखो कि वहां की स्त्रियां कैसे पढ़ती है। तो वो बड़े ये हो गए, उत्सुक हो गए और जाईबाई के स्कूल में आना शुरू हो गया। अच्छा। बस एक मुसीबत आई। अच्छा। नो ग्रांट, कोई पैसा नहीं। जाईबाई पेड़ के नीचे में स्कूल लेते थे, पानी आया तो उसके झोपड़ी थी, चंद्रमौली झोपड़ी, उसमें जाके वो लेते थे, तो वो बोझा ढोया करते थे।
और वो सूखी लकड़ियां चुनकर बांधकर मोड़ी बोलते वो बेचा करते थे, या फिर खेत में मेहनत करते थे, उससे जो पैसा मिलता था उससे स्कूल चला था। उससे वो स्कूल में आकर बच्चों को भी खाना देते थे, उनको पट्टी ये देते थे। और ये धीरे धीरे जब स्कूल बड़ी हो गई तो राष्ट्रीय आंदोलन में के जो लोग थे तो उनका भी ध्यान गया और उनकी भी मदद मिली। जी हाँ सर, मदद तो सिर्फ आर्थिक कोई मदद नहीं। अच्छा, एक ऐसे यानी मानसिक मदद मिली। मानसिक मदद बहुत बड़ी मदद है। सर, हम अंत में इस पड़ाव पे आते हैं कि जैसा आपने पूरा इतिहास के पन्नों को खंगाला है ना, जैसा हम देखते हैं कि विजेता हमेशा हारने वाले का इतिहास नहीं रखता है, पर जो हारने वाली पीढ़ी होती है किसी ना किसी दिन वो अपना इतिहास कुछ बना देती है। तो सर मुझे एक बताइए कि जो आज का युवा निराश है, वो काफ़ी डिप्रेशन में है, वो जिस तरीके से यानी रोजगार की कमी है देश में हमारे, अभी वैश्विक में भी देखिए तो जैसा गाजा चल रहा है, उधर यूक्रेन वॉर हो चुका है, एक देश दूसरे देशों के आगे खड़ा हो चुका है। हमने मणिपुर का एग्जांपल देखा, एक स्टेट के आगे खड़ा हो गया, हमने साउथ इंडिया का एग्जांपल देखा, एक कम्युनिटी के आगे खड़ी हो गई। और उस दरमियान 1920 में इन सब चीज़ों में जब जस्ट हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था और ये सब चीज़ें भारत में जातिवाद के उस शिखर में हम ये सब चीज़ें स्कूलें चला रहे थे। तो आज के युवाओं को आप किस तरीके से प्रेरित करेंगे और अंत में आप क्या एक उनको मैसेज देंगे सर? दोस्तों, मैं तो एक आपको महत्वपूर्ण मैसेज होगा कि नहीं ये शब्द को डिक्शनरी से निकाल दीजिए। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना सुपर कंप्यूटर ब्रेन आपके पास है और आपके पास बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से एक बहुत बड़ी संस्कृति का चुनिंदा इतिहास भी है जो आपको मिसगाइड नहीं करेगा, और आपको मानवता की राह भी है। और हम सब भाईचारा से अगर एक साथ आ जाए तो राजकीय सत्ता हमारे हाथ में आ सकती है और अच्छे युवक ये देश को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आज हमारे युवक में पोटेंशियल नहीं है, ये गलत बात है, उनमें बहुत पोटेंशियल है, वे बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं, मगर उनके सारा शक्तियों को गलत राह पर लगा दिया जाता है। तो इसलिए आज युवाओं को सजग होना है, और वो सजग होना है तो कैसे, इसका एक छोटा उदाहरण देता हूँ कि 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा दी। अभी दशहरा आ रहा है और दशहरे के दिन ही दिए उन्होंने, और 14 उस दिन तारीख थी तो 14 अक्टूबर बन गई। तो बाबा साहब ठहरे हुए थे, जाई भाई गए थे कि देखिए अभी कोई सफेद कपड़े ही नहीं बचे तो पूरे नागपुर में, तो ये लेडीज दीक्षा कैसे लेंगी। तो बाबा साहब ने बोला कपड़े का और इसका क्या करना है, सब लोग आ जाओ। और वो दीक्षा समारोह के बाद एक बहुत बड़ी क्रांति मैंने देखी, अपने आंखों से देखी। मेरे ग्रैंडमदर के यहाँ बहुत सारे भगवान रखे थे, उन्होंने उनको एक कपड़े में बांधा और बड़े इज्जत से उन्हें कुएं में डाल दिए, और वहां पर भगवान बुद्ध का एक फोटो रखा बाबा साहब का। तो मैंने उनसे पूछा, दादी माँ आप तो वही पूजा कर रहे, पहले दूसरे भगवान की पूजा थी, अभी आपने बुद्ध को रखा। तो उसने हंसते हुए कहा, बेटा ये बुद्ध का फोटो हमने इसलिए नहीं रखा कि ये भगवान है, ये हमें एक राह देते हैं सुखी जीवन की, और बाबा साहब हमारे मसीहा हैं इसलिए उनके फोटो रखे। ये फोटो आदर्श का अनुसरण है, ना कि पूजा है। मेरे दिमाग में बात गई और धम्म दीक्षा मेरे बाबा साहब के हाथों हुई है। तो उसके बाद एक पूरा बदल गया। मैंने सोचा क्यों नहीं ये मानवता की राह स्कूल में लाई जाए, और इसलिए एंजॉय द स्टडी। अब एंजॉय कैसे करोगे स्टडी को? हर स्टडी को एंजॉय करो, मैं यही सिखाता हूँ। डांस एंजॉय करो, गाओ, पेंटिंग्स बनाओ, सब करो, और पढ़ाई उतनी जल्द। इसका फायदा क्या हुआ? जाई भाई चौधरी में 3 लाख में से पहले 9 जाई भाई चौधरी ज्ञानपीठ के क्या 350 स्टूडेंट मेरिट लिस्ट में है। अच्छा, ठीक है सर। और इतना ही नहीं, हॉकी में नेशनल लेवल 30 लड़कियां गोल्ड मेडल, छत्रपति अवार्ड फुटबॉल में, राष्ट्रपति अवार्ड गाइड में, और आरएसपी में तो
बहुत अवार्ड मिले। जाईबाई हाँ। चौधरी ज्ञानपीठ, हम बात कर रहे थे आचार्य सुधाकर चौधरी से। हम देखते हैं कि जब भी इस विश्व में किसी भी समूह पर जब उत्पीड़न होता है या उनका डिप्रेशन होता है या फिर उनको दबाया जाता है, कॉम्प्रेशन होता है, सप्रेशन होता है, वो समूह क्लस्टर बना के, एक समूह बना के, चाहे वो नाला सोपारा हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो मलेशिया की वो खाड़िया हो, जहाँ नरसंहार हुआ, जहाँ इंसान को कत्लेआम हुआ, वहाँ पर भी वो अपना एक समूह किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी मसीहा के साथ, किसी ना किसी प्रेरणा के साथ वो उठ के खड़ा होता है। हम बात कर रहे थे आचार्य सुधाकर चौधरी साहब से और हम अपने दर्शकों को उनसे मुखातिब कर रहे थे। रुकते हैं आवाज़ इंडिया टीवी पे। धन्यवाद।